जय हिंद प्यारे साथियों। पीएनएसटी और एएनएम एग्ज़ाम बायोलॉजी मानव शरीर क्रिया विज्ञान मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। प्यारे साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। एक वीडियो आप लोगों का बना चुका हूं मैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान से, जिसमें जो है क्लास नंबर आप लोगों का 8 था। उसमें लगभग यहाँ पे 50 से अधिक क्वेश्चन कवर किए थे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोर देन 100 क्वेश्चन से अधिक यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों का सिलेबस जल्दी कवर करवाना है। तो प्यारे साथियों, वीडियो अंतिम तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिएगा, और आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आप लोगों को प्रिपरेशन कर रही जा रही गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए, तो ये रहे आप लोगों के सामने क्वेश्चन। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। जी हाँ, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। आपको बताना है कौन सी, फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी या हृदय शिरा या फुफ्फुस शिरा। तो उन्होंने कहा, क्या कहा है क्वेश्चन में, साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में कौन लेके जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती है। तो ये आप लोगों का जो है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा नाम याद रखिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो ये आप लोगों की क्या होती है, लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु मतलब थ्रोम्बोसाइट, लसिकाणु मतलब लिम्फोसाइट या श्वेताणु मतलब ल्यूकोसाइट्स। तो ये आप लोगों की कौन सी लोहित कोशिकाएं है जो कि रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाती है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। ओके, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा गाइस, ये किसके मौजूदगी के कारण। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्यारे साथियों, तो बिल्कुल यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लास है और कमेंट्स आप लोग करके मुझे बताएं कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। तो बताना है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता। फाइब्रिन के कारण, प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन या हेपेरिन। तो ये आप लोगों का जो है ऐसा क्यों होता है, हेपेरिन नाम का जो पिगमेंट है, ओके, उसके कारण जो है आप लोगों का रक्त नहीं जमता है। ठीक है, चलिए, अगर हेपेरिन की मौजूदगी है आप लोगों की तो रक्त बिल्कुल नहीं जमेगा, और हेपेरिन नहीं रहा तो आपका रक्त जम जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग होगी और आप लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो हेपेरिन नाम का जो पिगमेंट है वो आपके शरीर में मौजूदगी जरूरी है। इसी के कारण ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहता है हेपेरिन के कारण। ओके, जितना आपका ब्लड लिक्विड में बना रहेगा उतना अच्छा रहेगा, जमेगा तो आप लोगों की ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और मृत्यु हो अभी देखिए, फाइब्रिनोजन का कि एक आप लोगों का वो आता है। ठीक है, ये जो फाइब्रिनोजन है ओके, ये आप लोगों का अगर चलिए इसके बारे में जो है, ये आप लोगों का ब्लड से निकाल देते हैं फाइब्रिनोजन, तो आप लोगों का जो है सीरम कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, बेसोफिल्स, लाल रक्त कोशिकाएं या इयोसिनोफिल्स। तो आपको ध्यान रखना है, जो मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है वो आपकी WBC श्वेत रक्त कणिकाओं को कहते हैं हम लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते गए यहाँ पे, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के, अच्छा ये हमने कर चुका है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। रुधिर के प्लाज्मा में, देखिए प्लाज्मा मनुष्य में लगभग 55 से 60% पाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता चलना है, थ्रोम्बोसाइट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा है आप लोगों का, पूछा है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। मोनोसाइट,
लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स। ये जो है सारा का सारा ना आप लोगों का ऑप्शन में डब्ल्यूबीसी के प्रकार है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ओके, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एक आपका बेसोफिल्स आ जाता है। ये डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। यहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। तो एंटीबॉडी निर्मित होती किनमें से, तो देखिए यहाँ पे जो लिम्फोसाइट है, ओके, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या इयोसिनोफिल्स। तो आप याद रखिए लाल रक्त यानी आरबीसी का और एक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट है, ओके, इरिथ्रोसाइट है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ओके, आरबीसी के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग और जिम्मेदार है? तो फेफड़ा है, हृदय है, मस्तिष्क है, अस्थि मज्जा। तो आप सभी साथियों को पता है हमारा ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके भी बताएं कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। चलिएगा, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत को, अस्थि मज्जा को, प्लीहा को या परिशोधिका को? तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का आरबीसी का कब्रिस्तान है वो किसको कहते हैं हम लोग? प्लीहा, स्प्लीन को कहते हैं, प्लीहा को। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो आरबीसी है उनकी मृत्यु जो है वो यही होती है, प्लीहा में, ओके, कि प्लीहा में, ओके। तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 डेज, 150 डेज, 180 डेज या 190 डेज। तो प्यारे साथियों, आप सभी जानते हो 120 डेज आप लोगों की आरबीसी का जीवन काल होता है। 120 दिन बाद वो प्लीहा में जाके जो है डेड हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उनकी, इसलिए तो उनको प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, बोन मैरो में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन मतलब आरबीसी का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? देखिए अलग अलग तरीके से पूछा है क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में ही होता है, ठीक है, बोन मैरो में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा आप लोगों के सामने। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, का आकार घटेगा कि संख्या बढ़ेगी की संख्या घटेगी? तो देखिए ये आप लोगों का उच्च उन्नतांश पर जो है मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सफ़ेद रक्त कण, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? जी हाँ, तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? CO2 ले जाना, O2 ले जाना या रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कण रुधिराणुओं की कौन सी फिल्म अधिक होती है? मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? हाँ, तो डब्ल्यूबीसी, देखिए डब्ल्यूबीसी के ऑप्शन में प्रकार दे रखा है, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ओके। तो इनमें से सबसे अधिक क्या पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, ये पूछा है, ओके। तो याद रखना न्यूट्रोफिल्स नाम की डब्ल्यूबीसी जो है वो श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे अधिक होती है, ओके। चलिए कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, याद रखिए। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कौन करता है? तो याद रखिएगा ये डब्ल्यूबीसी करता है। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता किस में होती है? डब्ल्यूबीसी में होती है। अगर किसी भी प्रकार का रोग आप पर हमला करता है तो उससे रक्षा आप लोगों की डब्ल्यूबीसी करेगी, वाइट ब्लड कार्पल्स, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा आप लोगों के सामने। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर, लिवाइन, वियनर या लिवेनहॉक? तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर आपके ब्लड ग्रुप्स का खोज करता है, ठीक है। RH फैक्टर का खोजकर्ता कौन है? लिवेनहॉक, वियनर, लैंड स्टीनर या लैंड स्टीनर एवं वियनर? तो ये दोनों है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है?
एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। एंटीबॉडी का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ओके चलिए ए बी ओ, तो किस में नहीं पाया जाता है एंटीबॉडी, याद रखिएगा आप लोग। ए बी ब्लड में आपका जो है नहीं पाया जाता है एंटीबॉडी। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आप लोगों का ओ ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है, तो देखिए जिसमें एंटीबॉडी पाई जा रही दोनों, उसमें क्या होगा, एंटीजन नहीं होगा, ठीक है। और जिसमें एंटीजन पाया जा रहा है उसमें एंटीबॉडी नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता तो एंटीजन पाया जाएगा, और ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है तो एंटीजन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, विपत्ति के या संक्रमण के। तो जो एंटीबॉडी का कार्य होता है वो संक्रमण के विरुद्ध होता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो ये आप लोगों का है बंदर के नाम से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो ये आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिएगा, RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है, देखो, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? चलिएगा, तो इसका कारण क्या होता है? देखिए, पिता का RH प्लस तथा माता का RH होना, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों की शादी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों का मान लीजिएगा पिता का RH प्लस है और माता का RH माइनस है, यानी मतलब लड़के का ब्लड आप लोगों का RH प्लस है तथा लड़की का RH माइनस है, तो ऐसे जो है ऐसे कपल्स जो है शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है बायोलॉजिकल आप लोगों का ठीक नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ब्लड ग्रुप आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? मतलब सभी से जो है आप लोगों का ब्लड ले सकता है, सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। तो ये आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? चलेगा, ये AB आप लोगों का हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक दाता यानी सभी को ब्लड दे सकता है, वो कौन है? तो ये आप लोगों का ओ आप लोगों का रक्त समूह है जो सभी से जो है दे सकता है, ठीक है। चलिए, रक्त समूह वो वाला व्यक्ति किस रक्त के समूह के लिए व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ओ वाला व्यक्ति, ओके। तो देखिए, केवल वो जो है वो रक्त समूह वाले से रक्त ले सकता है, लेकिन दे सभी को सकता है। AB, ओके, AB या फिर O, ओके, AB इन सभी को दे सकता है, लेकिन ले केवल खुद से ही सकता है। O वाला O से ही लेगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? मेडुला, थैलेमस, पॉन्स या पिन्न? तो ये पिन्ना जो है ये आप लोगों का मस्तिष्क का भाग नहीं है। बाकी मेडुला जो है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ओके, थैलेमस
और पॉन्स ये आपके मस्तिष्क में पाए जाते हैं। ये आप लोगों का पिन्ना नहीं पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो ये जो है सेरेबेलम नाम का आप लोगों का पार्ट, ये आप लोगों के संतुलन को बनाए रखता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? भूख हो, प्यास हो, गुस्सा हो, ओके, इसका अनुभव किस पार्ट से होता है? तो ये आप लोगों का मस्तिष्क का भाग है, हाइपोथैलेमस। इससे आप लोगों का जो है पता चलता है आपको कि भाई गुस्सा आ रहा है, भूख, क्रोध, ये सब सारा का सारा चलेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का चलेगा, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो है अंग है, ये पूछ रहा है आप लोगों को। ओके, तो ये आप लोगों का है सेरेब्रम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? चलिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये आप लोगों का प्रमस्तिष्क होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, चलिए ये रिपीट हो गया है, प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये होता है आप लोगों का प्रमस्तिष्क कोशिकाएं, इनमें सबसे कम पुनर्योजन की पाई जाती शक्ति। चलिए बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक एवं शरीर क्रियात्मक इकाई है? तंत्रिका तंत्र, ओके, तंत्रिका तंत्र की, तो ये आप लोग याद रखिए, न्यूरॉन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका तंत्र ही है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड से पीछे वाला जो आपका पार्ट होता है उसको मेरुदंड बोलते हैं, ओके। तो कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये है 31, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये आप लोगों का कशेरुक रज्जु में है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो ये आप लोगों का जो है रेस्पिरेशन, ओके, ये आप लोगों का होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, मतलब श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जागृह, क्योंकि यहीं पे ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए श्वसन क्रिया होती है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनती, किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में बनती ऊर्जा, एटीपी, ओके, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में बनती है। इसका फुल फॉर्म में एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है, ओके। मतलब जब आप श्वसन क्रिया करते हो और जब बाहर निकालते हो वायु, तो उसमें O2 की मात्रा कितनी होती है? ये आप लोगों को पूछा है। 14%, 16, तो 20 या 25, तो ये आप लोगों का हो जाए 16%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो ये याद रखिए आप लोग, 38 एटीपी का निर्माण होता है। बढ़ते हैं आगे। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ये आप लोग, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है, याद रखिएगा। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को कहते हैं वायु श्वसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑक्सीजन की कितनी थी? 16% थी। CO2 की कितनी होती? याद रखिएगा, 4% होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये
पायरुविक अम्ल का होता है। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। बढ़ते हैं आगे, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद है, तो ये है लैक्टिक अम्ल है। बढ़ेंगे आगे, चलिए बताया था मैंने आप लोगों को मोर देन 100 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, तो चलिएगा 150 क्वेश्चन हो सकते हैं लगभग। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन होता है? तो ये होता है यूरिया। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो ये स्तनधारी जो है वो यकृत में यूरिया बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिएगा। यहाँ पे मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मानव शरीर से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार था? ये आप लोगों का हो जाएगा गुर्दा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मनुष्य में रुधिर क्षमता है फेफड़े में, बोमेन संपुट में, कुंडलित नलिका में या मूत्रवाहिनी में? तो ये आप लोग याद रखिएगा, बोमेन संपुट में आप लोगों का जो है रुधिर क्षमता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त के, लसिका के, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम? तो ये आप लोगों का होता है प्यारे साथियों, यूरोक्रोम के कारण होता है आप लोगों का जो है मूत्र पीला रंग का। पीएच मान मूत्र का कितना होता है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट आप लोगों का नेफ्रॉन होता है, मतलब किडनी की। ओके, गुर्दा मतलब किडनी की जो इकाई होती है कार्यात्मक, वो नेफ्रॉन होती है। ओके, और तंत्रिका तंत्र की क्या होती है? न्यूरॉन होती है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आप लोगों का डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा मतलब किडनी। ओके, चलिए मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? रक्त में, हृदय में, मूत्र में या पसीने में? तो याद रखिएगा जो मानव शरीर में है यूरिया की अधिकतम मात्रा वो मूत्र में पाई जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है अपोहन मतलब डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए करते हैं? तो वृक्क, ओके, किडनी की जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए। इससे ब्लड का जो है शुद्धिकरण भी होता है डायलिसिस के द्वारा, ठीक है। डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा ब्लड का शुद्धिकरण किया जाता है, रक्त का। ये क्वेश्चन भी पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन शरीर का गंध निकालने के लिए, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए, शरीर के तापमान के विनियंत्रित के लिए? तो ये आप लोगों का स्वेदन है, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए प्रोसेस है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट आप लोगों का है, ठीक है। चलिए हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, तो ये उत्सर्जन तंत्र से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं, तो ये आप लोगों का अंडो उत्सर्जन का निरोध करते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? माता के रक्त समूह से, पिता के रक्त समूह से, माता पिता के आरएच कारक से या गुणसूत्र से? तो गुणसूत्र से होता है आप लोगों का। चलेगा बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में गर्भकाल होता है, तो ये होता है 9 महीने का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? बेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी या साइकेडेमी? तो इसका सही उत्तर आप लोगों को याद रखना है क्या? ट्यूबेक्टोमी जो है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है और पुरुषों की नसबंदी को बेसेक्टोमी कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले को। चलिए यही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया फिर से। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ये बेसेक्टोमी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, चलिएगा। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो ये आप लोग याद रखिएगा, प्रथम जो परखनली शिशु का नाम था वो लुइस था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, ठीक है। चलिएगा
एमनियोसेंटोसिस जो प्रोसेस है वो बताता है भ्रूण के लिंग को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि या गुर्दा? तो ये आप लोगों का हो जाएगा अंतःस्त्रावी गुर्दा। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्त्रावन को क्या कहते हैं हम लोग? तो ये कहते हैं हम लोग हार्मोन। ओके, हार्मोन्स कहते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन अंतःस्त्रावी ग्रंथि है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या यकृत? तो ये हो जाएगा आप लोगों का यकृत। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वाहिनी विहीन ग्रंथियां कहते हैं हम लोग अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को। ओके, जिनसे हार्मोन्स आप लोगों के रिलीज होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत या अग्नाशय? तो अग्नाशय, यकृत और थायराइड ये ग्रंथि है। जठर आप लोगों की जो है वो ग्रंथि नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये आप लोग रखिए याद, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि? तो ये आप लोगों की हो जाएगी पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। आगे, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ओके, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। उस ग्रंथि का नाम बताए जो अन्य अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो ये होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। ओके, चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये आप लोगों का है THH। ओके, TSH हार्मोन है। ओके, जिसके कारण थायरॉक्सिन स्त्रावित होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? तो ये आप लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित करने वाली ग्रंथि है। तो ये आप लोगों की पीयूष ग्रंथि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्रावन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लंबाई अत्यधिक बढ़ जाती है, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना या शरीर का असंतुलित विकास या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा शरीर का असंतुलित विकास हो जाता है फिर। ठीक है, चलिए। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड यानी गोइटर रोग, जिसको घेंगा रोग कहते हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्त्रावी मतलब एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो ये आप लोगों की थायराइड ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है। ठीक है, तो इससे जो है एक विशिष्ट आप लोगों का जो है इसी में आयोडीन की कमी से इसी में घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मोस्ट था गोइटर वाला। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो ये आप लोगों का अवट्टु ग्रंथि है। अवट्टु ग्रंथि, इसकी कुसंक्रिया के कारण मिक्सीडीमा रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्त्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो ये थायरॉक्सिन को कहा जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन को। पीनियल ग्रंथि को कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि आपका कहाँ? यकृत, गुर्दे में, गर्भाशय में या मस्तिष्क में? तो ये होती है मस्तिष्क में। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन में, टेस्टोस्टेरोन में, इंसुलिन में या एड्रीनेलिन में? तो ये होता है थायरॉक्सिन में आपका आयोडीन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो ये अभी देखे थे थायरॉक्सिन में। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो ये है परावट्टु ग्रंथि। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड ग्रंथि ही है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु टीयर स्त्रावित करती है? आंसू। तो लेक्रिमल ग्रंथि याद रखिएगा आप लोग। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो ये है आप लोगों की थाइमस ग्रंथि, आप लोगों की वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है।
मादा जनन हार्मोन कौन सा है? तो ये आप लोगों का एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, तो तीनों ही आप लोगों के मादा जनन हार्मोन है। बढ़ते हैं आगे। तो न देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? एड्रिनेलिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या FSH? तो ये आप लोगों का जो है टेस्टोस्टेरोन, ये आप लोगों का नर लैंगिक हार्मोन है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो जो आप लोगों का एंड्रोजन या ऑक्सिन या इंसुलिन या एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन आप लोगों का स्त्रीलिंग हार्मोन है। ओके, अभी देखिए एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है, तो ये होता है ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा, ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये आप लोगों का एड्रीनेलिन हार्मोन जो है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, चलिएगा गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं एक और आप लोगों की जो है बायोलॉजी का टॉपिक, ह्यूमन एवं फिजियोलॉजी की एक और क्लास होगी, जल्द ही मिलेंगे उसको भी लेके। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट वार की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू साथियों।